में कुछ खास खास बात होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो ऑलमोस्ट वही है, तरीका वही है। जैसे एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व भी है। मैं पहले यहाँ समझाना चाहूंगा कि उसमें ऐसा क्या विशेष है कि आपको ध्यान रखना है, बस उसकी पहली टेबल ही सबसे मेन है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं और आप जाएंगे तो लिखा है सर, मैक्स जेड इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 माइनस x4। एंड सब्जेक्ट टू में लिखा है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 15। अगला लिखा है सर 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 20। और अगला लिखा है x1 प्लस 2x2, इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे, पेपर में भी काफी बार आया हुआ है, x4 इज इक्वल टू 10। और आगे लिख दिया इन्होंने वेयर x1 से लेकर x4 लार्ज देन इक्वल टू 0। तो गौर करिए, सारे वेरिएबल लार्ज देन इक्वल टू 0 हैं, बी आपके लिए पॉजिटिव है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके लिए मैक्स है। इसका मतलब तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्या देखना है? अब ये देखना है कि आइडेंटिटी बनी या नहीं। 100, तो पहली इक्वेशन में ऐसा कोई वेरिएबल है जो 100 बना सके? आपने कहा सर नहीं है। तो हम कहेंगे ऐसा करो, तुम एक काम करो भाई, एक वेरिएबल तुम मेरी तरफ से जोड़ दो। जाहिर सी बात है वो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा, उसको यहां लिख देंगे आप -m(x5). फिर आपने कहा भाई सेकंड रो में देखो 0 1 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है? आपने कहा जी नहीं बन रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बना सके। तो आपने कहा इक्वल है, इसीलिए अब क्या करें? तो आपने कहा भाई एक काम करो, इसमें भी तुम एक वेरिएबल जोड़ दो। तो आपने माइनस का m(x6) कर दिया। अब चौथी इक्वेशन को ध्यान से देखें, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4। x4 ऐसा वेरिएबल है जो 0 0 1 दे रहा है, इसलिए इस इक्वेशन में कोई आर्टिफिशियल नहीं जोड़ेंगे, कोई नहीं जोड़ेंगे। ये इतनी बात तो क्लियर है। जी। यस सर। अब प्रश्न आता है इसके टेबल पर। जब इसका टेबल बनाओगे ना, इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, बस ये टेबल की यही एक लाइन है जो बस समझाना चाह रहा हूं। बेसिक वेरिएबल में गए, यहां लिखा आपने CB, यहां लिखा आपने XB, और इस जगह पर गौर करें, यहां लिखा x1, यहां लिखा x2, यहां लिखा x3, यहां लिखा x4, यहां लिखा x6। मैं चाहूंगा आप ना ए को पहले लिख लो। तो मुकुल क्या दिख रहा है? आइडेंटिटी कहाँ बन रही है? कौन कौन बना रहा है? X4 X5 X6। तो आप लिखेंगे पहले x5, फिर x6 और फिर x4। जैसे आपने बोला अभी x4 x5 x6, तो बंदा लिखता भी वैसे ही है। अगर प्रॉपर ऑर्डर में देखोगे तो 1 0 0 पहले आता है, किसका है? x5 का। फिर 0 0 1 0 आता है, वो किसका है? x6 का। फिर 0 0 1 आता है, वो किसका है? x4 का। और बेस्ट मैंने कहा था, आइडेंटिटी में 1 देख लो। ये 1 x5 का है तो 1 के सामने x5 आएगा, ये 1 x6 का है तो 1 के सामने x6 आएगा, ये 1 x4 का है तो सामने x4 आएगा, बिकॉज कैपिटल बी को तो प्रॉपर वे में ही लिखेंगे। मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूं, प्रॉपर ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर। क्योंकि ऐसा सवाल बहुत टाइम बाद मिलेगा, आपको मिला है अब जाके, जिसमें कि आपको आइडेंटिटी तो बन रही है, लेकिन 4 5 6 नहीं बना रहे, 5 6 4 बना रहे हैं। 5 पहले आएगा फिर 6 आएगा। देखो ये x5 की लाइन है, ये x6 की लाइन है और ये x4 की। तो इसलिए CB यहाँ पर जो आएगा -m और -1। बस बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं पेपर में,
x4 x5 x6 लिखते हैं और यहाँ -1 -m और -m लिखते हैं और क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कभी ऐसा सवाल आया ही नहीं होता, इसलिए वो इन बातों पर गौर करते ही नहीं है। बस आगे ये सवाल जैसा कर रहे थे आप बिग एम में वैसे करना है और कोई खास बदलाव इसमें नहीं है। क्या कहते हो? क्लियर है मेरी बात? और देखो, तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए आपके नोट्स में बड़े सिस्टमेटिक वे में सॉल्व भी है। ये है, देखो अनुभव में ये है वो सवाल। सॉरी, ये तो 4 आ गया, क्षमा चाहूंगा। 3 कहा गया? ये रहा, सॉरी ये रहा। हम्म, ये रहा सर साहब। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये न्यूमेरिकल अभी मैंने डिस्कस किया। इस न्यूमेरिकल में इस इक्वेशन में आर्टिफिशियल लगेगा, इस इक्वेशन में आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन इस इक्वेशन में इक्वल होने के बावजूद भी आर्टिफिशियल नहीं लगेगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जब लगा लेंगे आप आर्टिफिशियल जो भी है आइडेंटिटी बन जाएगी। ध्यान से देखें, कैपिटल बी जो हमने लिखा है प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है, तो ये x5 ये x6 और ये x4, इसीलिए α5 α6 और α4 आपके सामने लिखा है। और इसके बेस पर आप जब टेबल बनाओगे तो टेबल बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टेबल बनाते वक्त x5 x6 और x4 इस पर ध्यान देना है। इस पर ध्यान देना है। तो मैं समझता हूं कि जब आप ये चीज समझ जाओगे या आप इसको पता होगा तो कभी भी किसी भी सवाल में आएगा तो गड़बड़ नहीं करोगे। और यहाँ पर देखो आप, तो साफ दिख रहा होगा आपको कि पहले 5 है, फिर 6 है, फिर 4 है और आगे फिर वही काम है। सी भी पहले 5 का लेंगे, फिर 6 का लेंगे, फिर 4 का लेंगे, और वो आपके सामने है सर। साफ दिख रहा होगा आपको क्या करना है आपको। जो मोस्ट नेगेटिव है वो इनकमिंग है। की एलिमेंट को 1 बनाना है, ऊपर 0 नीचे 0 करना है। नई टेबल जब बनेगी, देखो x6 आउट गोइंग है तो नई टेबल में x6 को हम कैंसिल कर देंगे, x6 को हम कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद कैलकुलेशन आपके सामने है, देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे कैंसिल किया गया है, कैंसल्ड। बस अब क्या करना है, आपको 1 से ऊपर की ओर 0 करना था, आपने 0 किया, टेबल बनाई नहीं। टेबल बनाने पर देखो बदलाव कहां पर है, 6 की जगह 3 आ गया, तो यहां पर -m की जगह 1 आ गया। कंफर्म है? फिर आपने अपने डेल निकालने हैं सर। फिर डेल निकाले आपने, और डेल निकालने के बाद आपके लिए और मेरे लिए इस जगह पर साफ दिख रहा है सर कि ये 0 है, ये दो बंदे आपके लिए हैं जिसमें से -7m/5 ये नेगेटिव है। और नेगेटिव का मतलब है सर ये आपके लिए एंटरिंग वेक्टर है। तो 3/4/6 आपने देखा मिनिमम रेशो ये निकला है, और मिनिमम रेशो ये निकलने पर x5 आपके लिए आउटगोइंग है। x5 आपके लिए आउटगोइंग है
और आउटगोइंग के लिए हमारे लिए और आपके लिए ये की एलिमेंट है, ये इनकमिंग है, तो अगली बार यहाँ x2 आएगा और x5 कैंसिल कर देंगे। और देख सकते हो नीचे 1 बनाया और 1 के बाद आपने नीचे की वैल्यूज को 0 कर दिया, नीचे की वैल्यूज को यहां पर 0 कर दिया। और देखिए आपके लिए और मेरे लिए फिर नई टेबल आ गई सर। मैंने क्या कहा था किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आर्टिफिशियल निकलने के बाद भी सवाल चलता है। जो सवाल आप लोग कर रहे थे पहले उसमें क्या था, आर्टिफिशियल निकला क्वेश्चन खत्म। और देख लो उसका एक बहुत बढ़िया सबूत ये सवाल है। आर्टिफिशियल जा चुके हैं, सिर्फ 1 2 3 4 आपके पास है, देखो फिर नेगेटिव आ गया। फिर वही तरीका अपनाएंगे इनकमिंग का, लेकिन ये -1/7 है इसीलिए इसको मिनिमम रेशो में नहीं लेंगे। हम 25/7, 3/7, 15/7, 6/7 करेंगे और जो भी मिनिमम आएगा ये 5/2 मिनिमम है। x4 आपके लिए आउटगोइंग है, x1 आपके लिए इनकमिंग है, तो नेक्स्ट टेबल में यहाँ पर आपके लिए x1 आ जाएगा। और देख सकते हैं फिर वही तरीका 1 बनाइए, ऊपर नीचे जो भी है उन्हें 0 करिए और 0 के करने के बाद नई टेबल आपके सामने है और साफ दिख रहा होगा आपको कि सारे डेल 0 या 0 से बड़े हैं। इसका मतलब है आपको ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल चुका है। आंसर है आपका x2 की वैल्यू 5/2, x3 की वैल्यू 5/2, x1 की वैल्यू 5/2। और कोई कहे सर x4 भी था इस क्वेश्चन में, तो जो टेबल के अंदर नहीं दिख रहा है उसकी वैल्यू 0। जो बेसिक वेरिएबल में नहीं दिख रहा है वो नॉन बेसिक है, नॉन बेसिक है इसका मतलब उसकी वैल्यू 0। और आपका और मेरा आंसर निकल गया। कर पाएंगे? सर। ओके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर, मैंने इससे पहले अगर आप देखोगे तो 2 भी किया हुआ है, 3 आपके सामने है, 2 आपके सामने है। उन पर मतलब बड़े सवाल नहीं है वो, मैं सही बताऊं तो बड़े मामूली सवाल है। अब इतना कुछ सीखने के बाद अगर इन सवालों पर भी अगर हम घबराने लग गए तो फिर हमारा बेकार है काम करना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व है। अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो किसमें क्या लगाना है, इसमें क्या लगाना है, क्या काम करना है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहां पर अगर आप साफ देख रहे होंगे, ये इक्वल है तो आर्टिफिशियल लगेगा, यहाँ लार्ज देन है तो सरप्लस प्लस आर्टिफिशियल लगेगा, और ये लेस देन है तो स्लैक लगेगा। सिस्टम तो ये कहता है कि पहले स्लैक और सरप्लस लगा दीजिए, उसके बाद देखिए कि आर्टिफिशियल कहाँ लगाना है। पर कई लोग ऐसा करते हैं कि मान लो यहाँ x3 कर दिया, यहाँ -x4 प्लस का x5 लगा दिया और लास्ट में x6, हाथ तो हाथ लगा देते हैं, सरप्लस भी आर्टिफिशियल भी। वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पहले हम सबको इक्वल कर लें। तो इक्वल करने के लिए यहाँ लगेगा सरप्लस, यहाँ लगेगा स्लैक, उसके बाद आर्टिफिशियल लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप सिस्टम से काम कर रहे हैं। और देख लीजिए आपके सामने है सर, पहले हमने स्लैक और सरप्लस लगाया, उसके बाद हमने देखा कि आइडेंटिटी नहीं बन रही है, अब लगाया आर्टिफिशियल। और उससे क्या हुआ देखो, इम्पैक्ट देखो, इम्पैक्ट सवाल में। फिर देखो आइडेंटिटी को ध्यान से देखो, आइडेंटिटी को ध्यान से देखो, तो 100 x5 का है, 010 x6 का है और 001 x4 का है। इसीलिए जब बेसिक वेरिएबल की टेबल बनाओगे तो ये बात ध्यान रहे कि ऊपर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा। और देख लीजिए बस, और क्वेश्चन सॉल्व है। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल कर लेंगे। इसके बाद एक बढ़िया सवाल सर ये है, तीसरा, ये पेपर में आया हुआ है इसलिए बढ़िया है, उससे और कोई खास बात नहीं है, आ भी सकता है ये। लार्ज देन 27 है तो जाहिर सी बात है इसमें x3 लगेगा, इसमें -x4 लगेगा, इसमें x5 लगेगा, इसमें x6 लगेगा। बस बाकी मिन को मैक्स में चेंज करना है, तो मैक्स में पहले चेंज करेंगे, बाद में लगाएंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। पता लगा आपने -m को +m कर दिया। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इस जगह पर मेरा और आपका सर बड़ा सिंपल सा फंडा है।
आपने क्वेश्चन को पहले बड़े सिस्टमेटिक वे में लिखा, टेबल बनाई, उसके बाद टेबल बनने के बाद आगे वही इनकमिंग, वही आउटगोइंग, वही की एलिमेंट, और आर्टिफिशियल जब निकल जाएगा उसे कैंसिल कर दो। कैंसिल किया, जब आर्टिफिशियल निकले, अन्य कोई नहीं, आर्टिफिशियल के आउटगोइंग होने पर उसे काटेंगे। मान लो आर्टिफिशियल निकला ही नहीं है तो नहीं काट सकते, या मान लो स्लैक निकल रहा है तो नहीं काट सकते। सिर्फ आर्टिफिशियल काटेंगे तब जब वो आउटगोइंग वेक्टर होगा, अगली टेबल में उसे नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात। कंफर्म है? अब देखिए, ये क्वेश्चन था, ये भी हम कल कर चुके थे, डिस्कस तो कर ही चुके थे हम। हमने क्या लिखा है कि भाई ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मीन जेड है। क्वेश्चन 5 हम कल कर चुके हैं ऑन बोर्ड, मतलब हमारे बोर्ड में है वो। ये क्वेश्चन देखो है, सबसे पहला काम है मिन को मैक्स में चेंज कर दिया सर, मैक्स में चेंज, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। इस इक्वेशन में x3 होने की वजह से 10 आ रहा है, इसलिए इस इक्वेशन में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे सर, इस जगह पर आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाएंगे, और मैं लिखा है स्वयं करें, और नीचे रीजन भी दिया है मैंने कि इस एलपीपी में पहली इक्वेशन में x3 के कारण आइडेंटिटी का कॉलम 10 बन रहा है, इसीलिए ax बराबर b पहली इक्वेशन में कोई आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, बस सेकंड इक्वेशन में आर्टिफिशियल जोड़ेंगे। ये आपके लिए और मेरे लिए है, एग्जामिनर के लिए है, पेपर के लिए नहीं। कंफर्म है? किसे करना है आपने सवाल को? ठीक है जी। इसके बाद देखिए, मैंने 6 किया, 7 आपके लिए छोड़ दिया, 8 आपको समझा दिया था मैंने इनफिजिबल सॉल्यूशन वाला। 9 पर ध्यान दीजिए। ये सर 9वां सवाल ना इरला बिरला सवाल है, इरला बिरला सवाल, मतलब नहीं ध्यान दो तो वैसे भी हो जाएगा ये इरला बिरला सवाल इसलिए है सर, ध्यान से देखो, इक्वेशन इक्वल है, यहां पर x3 है और नीचे भी x3 है। कहने का मेरा मतलब है इस वाले x3 से नीचे वाले x3 को एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन को माइनस करते हैं, लेकिन शर्त एक है, इक्वल वाले को माइनस करना है लेस देन या लार्ज देन में, नंबर एक। और दूसरी बात, माइनस करते वक्त यहां पर नेगेटिव ना आए, अगर नेगेटिव आ रहा है और ये इक्वल नहीं है तो फिर माइनस नहीं कर सकते, आप ध्यान रखिएगा। कोई कहे सर अगर मुझे ध्यान ना रहा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप इसमें क्या करोगे, x4 लगा दोगे या x5 लगा दोगे और एक्स आर्टिफिशियल x6 लगा दोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। बस ये है कि एक इक्वेशन, एक लाइन फालतू कर रहे होंगे आप लोग, बस इतना अंतर है, जहां 5 वेरिएबल थे वहां 6 वेरिएबल लेके चल रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इक्वल में अगर कोई इक्वेशन है और उसको नीचे की किसी इक्वेशन से माइनस करने पर या जोड़ने पर आपको लगता है कि आपको आइडेंटिटी का कॉलम मिल सकता है, तो ये करिए। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को तो एज इट इज रखा, ध्यान देना अगली बार जब देखोगे आप इस सवाल को, और इसमें से नीचे वाले को माइनस करेंगे, मतलब इसको माइनस करेंगे नीचे वाले में, तो ये आएगा सर। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ नेगेटिव ना आए और ध्यान रहे कि ये इक्वल हो, तभी ऐसा है। और अब देखो ये 10 बन गया, इसीलिए इस पहली इक्वेशन में कोई हम आर्टिफिशियल लगाएंगे ही नहीं, नीचे वाले में सरप्लस लगा देंगे और हम आर्टिफिशियल। और देख लो ये चीज भी कितनी, मतलब वैरायटी बता रहा हूं आपको कि आपने क्या किया, देखो ऐसा नोट लिख दिया मैंने, बस यूजिंग सरप्लस और आर्टिफिशियल, और आगे क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं करना, आगे स्वयं करे लिख दिया मैंने। क्वेश्चन 5 देखो, इसमें भी वही कहानी है, ये एक सवाल लाए हैं जहां से भी लिखा होगा हमने, सेम वही है, मैथ्स में है, बस ये फर्क है, कोई अंतर नहीं है सर इसमें।
जैसे आप कर भी रखा है, देखो पूरा सॉल्व, आंसर निकलेगा, बस करना आना चाहिए आपको, कंफर्म है एकदम। अब सर क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, सब हो गया। एक है क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है सर। 10 में अगर मैं आपको ऑन बोर्ड समझाऊं, ये बड़ा कैलकुलेशन वाइज टिपिकल सवाल है, कैलकुलेशन वाइज। न्यूमेरिकल क्या है सर? न्यूमेरिकल है मैक्स जेड इज इक्वल टू 8x2। सब्जेक्ट टू में लिखा है सर, तो शेड्यूल से तो कंटेंट एक्सपोर्टेड सेगमेंट में भी आ जाएगी। और बीएससी इसमें लिखा है सर 8x2। सब्जेक्ट टू में लिखा है सर x1 माइनस x2 लार्जर देन इक्वल टू 0 एंड 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू -6 वेयर। भारी सवाल नहीं है, ध्यान रखना। और यह है कि इसमें सब कुछ है अनरेस्ट्रिक्टेड, बस मिनिमम की जगह मैक्सिमम एक चीज है जो फेवर में है। सबसे पहली चीज देखो, अनरेस्ट्रिक्टेड का सवाल आपको पहली बार देखना है। बात तो आपने पहले भी समझी थी। तो सबसे पहला काम करना है सर कि जो अनरेस्ट्रिक्टेड है, फर्स्ट डे से कह रहा हूं, उसके बदले आपको ये रखना है। आपने रख दिया सर मैक्स जेड बराबर 8x2 डैश x2 डबल डैश, सब्जेक्ट टू में आ गया x1 डैश x1 डबल डैश x2 डैश x2 डबल डैश लार्जर देन इक्वल टू 0, 2x1 डैश 2x1 डबल डैश 3x2 डैश 3x2 डबल डैश लेस देन इक्वल टू -6 वेयर x1 डैश x2 डैश x1 डबल डैश सॉरी x2 डैश और x2 डबल डैश लार्जर देन इक्वल टू 0। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मैक्स में तो ऑलरेडी है, कुछ नहीं करना। दूसरा स्टेप, यहां पर माइनस है, अब इसे पॉजिटिव करना है। पहले पॉजिटिव मत कर देना, कर भी सकते हैं वैसे, लेकिन मत करिएगा, बाद में करिए। अब इसको पॉजिटिव करना है, तो मल्टीप्लाई सेकेंड कांस्टेंट बाई बाई -1। गौर करें, x1 डैश x1 डबल डैश x2 डैश x2 डबल डैश लार्जर देन इक्वल टू 0 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 डैश 2x1 डबल डैश 3x2 डैश 3x2 डबल डैश और यहाँ आ जाएगा सर लार्जर देन इक्वल टू 6 और वेयर करके ये हो जाएगा। अब आपको इस लार्ज देन को इक्वल में कन्वर्ट करना। तो इक्वल में अगर कन्वर्ट करना है सर, तो आपकी इक्वेशन होगी मैक्स जेड 0x1 डैश 0x1 डबल डैश 8x2 डैश 8x2 डबल डैश और सब्जेक्ट टू में आएगा सर x1 डैश x1 डबल डैश x2 डैश x2 डबल डैश माइनस का x3 आएगा सर। नीचे वाले में आएगा सर 2x1 डैश 2x1 डबल डैश माइनस का 3x2 डैश 3x2 डबल डैश माइनस का x4 इज इक्वल टू में आएगा 6, जहां पर 0x3 और 0x4, x3 और x4 आपके लिए सरप्लस वेरिएबल है, ये आप लिख देंगे। फिलहाल ये 0, लेकिन आइडेंटिटी नहीं भरी, तो अब क्या करेंगे, सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन में आर्टिफिशियल जोड़ेंगे। अब लिखेंगे आप बकायदा, है ना। समय लगता है सोचने को, तो हमें 2 मिनट में सोच के बैठ गए कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन पेपर में तो लिख कर देना है सर। इसीलिए कह रहा हूं कि जो बंदा इन सवालों को नहीं कर रहा है, उसको समझ में तो भाई साहब बहुत बढ़िया आ रहा होगा, हो सकता है आपसे भी अच्छा आ रहा हो। जो नहीं पढ़ रहा है फिर भी अच्छा आ रहा हो, लेकिन जब सवाल करने बैठेगा तो उसकी गड्डी रुक जाएगी, अटक जाएगी, और वो मालूम नहीं पड़ेगा क्यों अटकी। वो भूल जाता है बार बार कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत आवश्यक चीज है इस टॉपिक में। मैं बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ तो इसीलिए कॉन्फिडेंस से कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। और मैं कुछ दिन अगर इसको लिखना छोड़ दूं, सोचना छोड़ दूं, तो कुछ भी हो, मैं उतनी मतलब कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाऊंगा।
कॉन्फिडेंस आता है आपके काम को प्रैक्टिस करके। ये हो गया सर। आगे इस सवाल को जैसा करना था वैसे ही करेंगे, बस खाली समझ लो वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना फर्क आ गया कि आपको 8 कॉलम में काम करना है और ऐसा कुछ खास विशेष नहीं दिखता। बाकी आप देख लें इतनी मेहनत जो मैंने करी है, ये शुरू में जब पूरा प्लस किया, ये किया, वो किया, पहले सरप्लस लगाया, देखो ये रखा हुआ सरप्लस लगाया पहले, फिर हमने आर्टिफिशियल लगाया और लगा देने के बाद अब आपने बड़े प्यार से टेबल तैयार कर दी और टेबल में देख लो जैसा काम करते थे वैसे ही काम। ये इनकमिंग या आउटगोइंग वही तरीका है की एलिमेंट निकालने का। जीरो अपॉन, कई बच्चे कहते हैं जी आपने कहा था जीरो नहीं होना चाहिए, मैंने अपॉन में जीरो मना किया था, ऊपर नहीं किया था। 0/1 ओके है, 1/0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चे कुछ भी पकड़ लेते हैं, कहते हैं आपने कहा था जब जीरो और नेगेटिव होगा तो नहीं, देखो सर यहाँ जीरो आ रहा है। अरे भाई मैंने इनकमिंग के वेक्टर में कहा था, इनकमिंग के कॉलम में जो बंदा नेगेटिव या जीरो होगा उसको नहीं लेना है। तो 1 3 में से ना कोई नेगेटिव है ना जीरो है, तो क्यों नहीं लेंगे। एक्स बी में जीरो हो चाहे कुछ हो, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं अपने को, तो मिनिमम जीरो ही होगा। ये आपके लिए की एलिमेंट होगा, इससे इसे जीरो करेंगे और x5 अगली बार अगली टेबल में काट देंगे, क्योंकि तो x5 आपके लिए आउटगोइंग है। और देख ले नई टेबल आपके पास तैयार है। फिर वही इनकमिंग, फिर वही आउटगोइंग, इसको नहीं समझा रहा हूं मैं आपको। और जो आउटगोइंग है वो आर्टिफिशियल है इसलिए काट दिया। और देख ले फाइनली सारे डेल पॉजिटिव आ चुके हैं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो आंसर पर ध्यान दीजिएगा जरा सा। x1 डबल डैश जो है वो 6/5 आ रहा है, लेकिन x1 डैश जो है वो तो है ही नहीं, तो जीरो हो गया। तो कुल मिलाकर x1 की वैल्यू हो गई माइनस का 6/5। ऐसे ही x2 डबल डैश जो है वो 6/5 आ रहा है, लेकिन x2 डैश नहीं है, तो x2 की जो वैल्यू है x2 डैश x2 डबल डैश से माइनस का 6/5। ये बात पर ध्यान दीजिएगा। और z की वैल्यू तो पुटिंग करके निकाल दो, यहां से मल्टीप्लाई करके जोड़ के निकाल दो, एक ही चीज है। और ये इंपोर्टेंट सवाल है, पेपर में भी आया हुआ है और इसमें अनरेस्ट्रिक्टेड वाली चीज शामिल हो गई। देखो फिर इस इक्वेशन में देखो यहां इक्वल है, इस जगह पे यहां इक्वल है, और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में अगर माइनस कर दें तो यहाँ x1 आ जाएगा, यहाँ 2x2 आ जाएगा, यहाँ 0x3 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आया। तो पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। और ध्यान से देखो पहली इक्वेशन में इक्वल है, x3 है, और हमें माइनस करने से बेनिफिट क्या मिला, 1001। दो सवाल दे दिए मैंने ऐसे आपको। कोई एक ऐसा अगर भूल जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर वाले में सब आर्टिफिशियल लगा लोगे, लेकिन पता हो तो बहुत बढ़िया। देखो लिखा है ये लाइन मैंने, इफ एनी कांस्टेंट इज इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइक 50, अगर 50-50 कहीं लिखा है मान लो जेड के अंदर तो छोड़ दीजिए। ये कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए कहीं सपोज करो कि ये क्वेश्चन है 50 लिखा है, दिख रहा है आपको, तो इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को ऐसे चलाइए और बाद में जो आंसर आएगा उसमें 50 जोड़ दीजिएगा। पहली बात, देखो ऐसे सवाल कभी पेपर में नहीं आते, नहीं कितनी डिफरेंस है इनके अंदर काम करने में। उसने लिखा है इफ एनी कांस्टेंट इज इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन like 50 it should be deleted in the beginning and finally adjust in the optimum value of z। नंबर दूसरी बात, if there is an equality in constant, जैसे पहली इक्वेशन इक्वल में है, then one variable can be eliminated from the inequality less than equal to या larger than equal to। equal to वाले को less than या larger than में जाकर माइनस करके हम वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हैं, बशर्ते यहां नेगेटिव ना आए। और करने के बाद जो भी आपके पास एलपीपी बनेगी उसको आप सॉल्व कर लीजिए। बेनिफिट क्या होगा, कोई पूछे जी बेनिफिट क्या है इससे, बेनिफिट ये है कि इस इक्वेशन में तुझे अब कोई आर्टिफिशियल लगाना नहीं पड़ेगा, इसमें लगाएगा सरप्लस प्लस आर्टिफिशियल और इसमें लगाएगा स्लैक, तो दो आर्टिफिशियल से एक में आ गया तू, ये फर्क है। और आगे टेबल बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। आगे कार्य आपका है, वही टेबल बन चुकी है, स्वयं कार्य लिख दिया है मैंने, सो आपने करना है। कर पाएंगे?
यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो सब बढ़िया है ना। 5, 6 तक, 7, 8 सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूंगा एक तो क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 2 को, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 10 को। ये तो सवाल वैसे हो गए। और विशेषता के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 को। इनको ध्यान से देखो क्या विशेषता दे रहा है। ये विशेषता वाले सवाल है कि जिनमें हमने माइनस किया इक्वेशन में और आर्टिफिशियल नहीं लगाया। ये ऐसे सवाल है जो पेपर में आए हुए हैं। बाकी मेरी सलाह में तो आपको यही रहेगा कि पेपर में अगर कुछ होना होगा तो 2, 3, 4, 5 और 10 में, इन 5 सवालों में से कोई एक सवाल होगा विज्ञान। ये तो है। तो विज्ञान हमारा कंप्लीट हो चुका है सर। आप में कोई डाउट हो इसका तो कल पूछ सकते हैं। कल उम्मीद रहेगी ऑफलाइन बुलाएंगे आपको। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, और फिर हमें 2 फेज की ओर चल पड़ेंगे। आप आज देखिएगा इस काम को। सभी, सिर्फ 2 ही लोग आ रहे हैं बैच में, हर्ष और मुकुल। उसके अलावा बाकियों ने तो ठान रखी है कि सोएंगे और वीडियो से ही पढ़ेंगे। चलिए, ये भी रिकॉर्ड है। धन्यवाद।